अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमने झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई का नाम सुना है। हमने रजिया सुल्तान के बहादुरी के किस्से सुने हैं, लेकिन तारीख के अंधेरों में एक ऐसी रानी की कहानी भी दबी हुई है जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींदें उड़ाकर रख दी थी। एक ऐसी औरत जिसने 7 पर्दों से निकलकर मैदान जंग में कमान संभाली, लेकिन आज उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी मौजूद नहीं। क्या आपने कभी बेगम हजरत महल की वो असली दास्तान सुनी है? वो रानी जिसने लखनऊ की गलियों में अंग्रेजों को धूल चटाई और जब सब लोग गुलामी कबूल कर चुके थे तब भी उसने सर नहीं झुकाया। आज हम तारीख के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन पर मिट्टी डाल दी गई थी। ये दास्तान है द फॉरगॉटन क्वीन की। चलिए शुरू करते हैं। साल 1857 पूरा हिंदुस्तान सुलग रहा था। अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कैद करके कलकत्ता भेज दिया था। सबको लगा कि अब अवध खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि महल की दीवारों के पीछे अब भी एक शेरनी मौजूद है, बेगम हजरत महल, जो कभी एक परी यानी कि डांसर के तौर पर महल में आई थी। वो अब सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक माँ थी। अपने बेटे बिरजिस कद्र के हक के लिए उन्होंने वो किया जो बड़े बड़े सूरमा न कर सके। उन्होंने पर्दा छोड़कर दरबार लगाया। उन्होंने उन सिपाहियों को इकट्ठा किया जो पहले ही उम्मीद छोड़ चुके थे। सोचिए, 19वीं सदी का वो सख्त मुआशरा, सोसाइटी का वो प्रेशर जहां औरत का घर से निकलना गुनाह समझा जाता था, वहां एक खातून हजारों मर्द फौजियों की क़यादत कर रही थी। ये उनकी पहली और सबसे बड़ी मेंटल स्ट्रगल थी, अपने ही लोगों का एतमाद हासिल करना। लखनऊ की रेजिडेंसी का वो मंजर, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश आर्मी और दूसरी तरफ हजरत महल के जज्बाती सिपाही। बेगम खुद हाथी पर सवार होकर मैदान में उतरती। उनकी स्ट्रगल सिर्फ तलवार चलाने तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी असल स्ट्रगल थी स्ट्रेटेजी। उन्होंने लखनऊ की औरतों की एक फौज बनाई। उन्होंने गरीब किसानों को इकट्ठा किया। एक वक्त ऐसा आया कि अंग्रेज अफसर अपनी किताबों में लिखते हैं कि ये औरत हमारे लिए किसी भी मर्द से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने ब्रिटिश जनरल को मिलने वाले पीस ट्रीटी की ऑफर को ठुकरा दिया था। उनका कहना था, हिंदुस्तान की मिट्टी पर हिंदुस्तानियों का हक है, किसी गोरे का नहीं। 30 जून 1857 ये वो दिन था जब ब्रिटिश आर्मी को उनकी तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त मिलने वाली थी। अंग्रेज जनरल हेनरी लॉरेंस को गरूर था कि उसकी ट्रेंड फौज हिंदुस्तान के इन बागियों को मिनटों में कुचल देगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन बागियों की कमान एक औरत के हाथ में है। बेगम हजरत महल ने सिर्फ हुक्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक स्पाइडर वेब स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने अपनी फौज को लखनऊ के करीब चिन्हाट के मकाम पर छुपा दिया। जब अंग्रेजी फौज गर्मी और प्यास से बेहाल होकर वहां पहुंची तो अचानक चारों तरफ से उन पर हमला कर दिया गया। सोचिए, एक ऐसी खातून जो महल के नरम कलीनों पर चलती थी, वो उस दिन घोड़े पर सवार होकर धूल और मिट्टी में खड़ी अपने जनरल्स को ऑर्डर दे रही थी। ये वो मौका था जब उन्होंने महाराजा मान सिंह और अहमदुल्ला शाह जैसे बड़े कमांडर्स को कायल किया कि वो उनके पीछे खड़े हों। उस दिन अंग्रेजों की वो ट्रेंड आर्मी ऐसे भागी कि लखनऊ की रेजिडेंसी की दीवारों के पीछे छुपना पड़ा। ये बेगम हजरत महल की पहली और सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री थी। जब 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा कर लिया, तब बेगम के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था सरेंडर का, यानी कि हार मान लेना, जहां उन्हें एक शानदार महल और लाइफ टाइम पेंशन की ऑफर की गई। वो अपनी जिंदगी पुरसुकून और आसानियों के साथ बसर कर सकती थी। और दूसरा रास्ता था नेपाल की पहाड़ियों का। उन्होंने अपने बेटे, जो अब एक शहजादा नहीं बल्कि एक बागी सुल्तान बन चुका था, उनका हाथ थामा और महल छोड़कर एक अंधेरी रात में वहां से निकल गई। सर्दियों का मौसम था, तमाम पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। बेगम के साथ उनके वो वफादार लोग थे जो भूख से मर रहे थे। उनकी रानी होने की पहचान उनके काम नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने कीमती हीरे और जेवरात बेचकर अपने लोगों के लिए खाना खरीदा। नेपाल के राजा ने जब उन्हें पनाह देने से मना किया तो बेगम ने उसे एक खत लिखा जो आज भी तारीख का हिस्सा है। राजा साहब, हम यहाँ अपनी जिंदगी बचाने नहीं, अपने मुल्क की मिट्टी की इज्जत बचाने आए हैं। अगर आप पनाह नहीं देते तो हम यहीं दुश्मन से लड़ते हुए जान दे देंगे। ये रानी की वो अनाथ थी जो उन्हें एक आम औरत से द फॉरगॉटन क्वीन बनाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेपाल के राजा पर दबाव डाला कि बेगम को उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन बेगम ने वहां भी अपनी अना बरकरार रखी, जिसका जिक्र अभी हमने किया है। 1858 के आखिरी दिनों में क्वीन विक्टोरिया ने पूरे हिंदुस्तान के लिए एक माफीनामा यानी कि जनरल एमनेस्टी जारी किया। कहा गया कि जो लोग बगावत छोड़कर वापस आना चाहते हैं उन्हें माफ कर दिया जाएगा। हजरत महल के लिए ये एक सुनहरी मौका था कि वो लखनऊ वापस आकर अपनी आरामदेह और आसाइशों से भरी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के इस माफीनामे के जवाब में एक मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें लिखा था, दुनिया की कोई भी रानी हमें हमारा मुल्क वापस नहीं कर सकती जब तक वो हमारा अपना ना हो। हम गुलामी की रोटी से बेहतर आजादी की मौत को समझते हैं। ये था उनका आखिरी फैसला। इसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। वो काठमांडू की उन तंग गलियों में गुमनामी की मौत मर गई, लेकिन
लेकिन उन्होंने कभी ब्रिटिश क्वीन को सामने सर नहीं झुकाया। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल काठमांडू की एक तंग गली में गुजारे। वो रानी जो कभी लखनऊ के महल में हुकूमत करती थी, वो अब एक आम मुसाफिर की तरह जिंदगी बसर कर रही थी। 1879 में उनका इंतकाल हुआ। उन्हें काठमांडू की एक पुरानी मस्जिद के पास दफन कर दिया गया। ना कोई मकबरा बना, ना कोई बड़ा मजार। तारीख ने उन्हें द फॉरगॉटन क्वीन बना दिया क्योंकि वो आखिरी जंग हार चुकी थी। लेकिन क्या वाकई वो हार गई थी? आज हम उन्हें क्यों याद नहीं करते? इसकी वजह यह है कि हिस्ट्री हमेशा जीतने वालों की लिखी जाती है, हारने वालों की नहीं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने उनका जिक्र एक बागियों की लीडर के तौर पर किया और आजादी के बाद हमने उन्हें फिल्मों और किताबों में वो जगह नहीं दी जो रानी लक्ष्मीबाई को मिली। लेकिन बेगम हजरत महल की स्ट्रगल हमें बताती है कि आजादी की कीमत सिर्फ मर्द नहीं चुकाते। वो औरत जिसने अपनी सल्तनत, अपनी दौलत और अपनी पहचान कुर्बान कर दी, क्या वो एक छोटे से थैंक यू की मुस्तहिक नहीं? अगर आपको इस फॉरगॉटन क्वीन की दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर कोई जान सके कि तारीख में कैसी कैसी शेरनियां मौजूद थी। इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद ऐसी दिलचस्प और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।